हाय दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग की एक और सच्ची और डरावनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय घटना लेके आए हैं जो आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। ये कहानी हमें विक्रम भाई ने भेजी है, जिनकी पहली अनुभव हमने एपिसोड 7 में शेयर किया था। वो घटना हिमाचल की एक भूतिया होटल से जुड़ी थी। अगर आप उस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं तो विक्रम भाई को आप जरूर जानेंगे। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा डरावना और दिल दहला देने वाला है। ये किस्सा उन्होंने उनके पापा के एक दोस्त संतोष अंकल से सुना था, जिनके बड़े भाई आलोक अंकल के साथ 1982 में यानी कि आज से करीब 43 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रूह कांप उठेगी। ये घटना इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद शायद आप इंसानियत पर से भरोसा खो बैठेंगे। लालच एक इंसान को कहां तक ले जा सकता है, इस कहानी से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। मैं इस कहानी का ज़्यादा हिंट तो नहीं दूंगा, बस इतना कहूँगा कि इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको झंझोड़ के रख देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कहानी ख़त्म होते होते आपका दिल भारी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कहानी। एक आध कमेंट कर दिया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप कहीं सुने हो और सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई जान सके असली डर असल में ठीक कैसा होता है। तो हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक स्कैरी सफ़र के लिए। आज से करीब 57-58 साल पहले आलोक अंकल पटना के एक छोटे से गांव से मेघालय पहुंचे। वहां एक बेकरी फैक्ट्री में काम करने के लिए। उस समय बिहार के कई लोग रोजगार के लिए बाहर जाता था। आलोक अंकल भी सिर्फ 13-14 साल की उम्र में ही अपने परिवार और भाई बहन को छोड़कर एक नई जगह पे आए थे ताकि घर की स्थिति को सुधार सके। बेकरी फैक्ट्री में रहते हुए उन्होंने हर काम सीखा। केक बनाना, बिस्किट और चॉकलेट बनाना और भी कई तरह के चीज़ वो बना सकते थे। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे फैक्ट्री में सबका चहेता बन गए। बेकरी के मालिक को भी उन पर पूरा भरोसा था। कई सालों तक वहाँ मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने परिवार की हालत सुधार दी। अपने बहनों को पढ़ाया, उन्हें शिक्षित किया और उनकी शादी भी करवा दी। भाई यानी कि संतोष अंकल के लिए उन्होंने ज़मीन भी खरीदा। फैमिली के लिए गांव में एक अच्छा सा घर भी बनवाया। संतोष अंकल गांव में खेतीबाड़ी संभालता था और मम्मी पापा का सेवा भी करता था। जब सब कुछ गांव में सेटल हो गया तो संतोष ने अपने बड़े भाई आलोक को गांव वापस आने के लिए कहा। वो लोग साथ ही खेतीबाड़ी करेंगे और एक साथ रहेंगे। लेकिन आलोक का दिल मेघालय छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने वापस गाँव जाने के बजाय वहीं रहना और जिंदगी बिताने का फैसला किया। उनके मालिक ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया और उनकी मदद से ही उन्होंने वहीं अपनी एक छोटी सी बेकरी फैक्ट्री खोल ली, जहां वो अकेले ही काम करते थे। इस तरह से उनका दिन वहां अच्छे से बीतने लगे। एक दिन उन्होंने सरकारी स्कूल में देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। गरीबी का दर्द उन्होंने खुद भी महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने हर दिन स्कूल के बच्चों को मुफ्त में केक और बिस्कुट देना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ये काम स्कूल का एक टीचर तक पहुंचा, जिनका नाम था पूर्णिमा, जिनसे धीरे धीरे उनकी गहरी दोस्ती हो गई। पूर्णिमा एक पहाड़ी लड़की थी जो अपने मम्मी के साथ वहीं लोकली रहती थी। समय बीतते बीतते दोनों की रिश्ते शादी तक पहुंच गई। आलोक के पास उस समय खुद का कोई घर नहीं था। वो अपने छोटी सी बेकरी फार्म में ही रहता था। शादी के बाद वो दोनों वहीं रहने लगे। उनके मालिक
उन्हें अपने बेटे की तरह मानता था। उन दोनों को जितना हो सके उन्होंने मदद किया। उनकी पूरी परिवार के साथ आलोक का रिश्ता बहुत ही गहरा और भरोसे का था। समय बीतता गया। आलोक और उनके पत्नी ने मिलकर बेकरी का काम संभाल लिया। पूर्णिमा स्कूल और बेकरी दोनों ही देखती थी। धीरे धीरे उनका समय बदलता गया। उनके बेकरी एक मशहूर लोकल ब्रांड बन गई। अब कई लोग उनके साथ काम करने लगे। प्रोडक्ट की मांगें इतनी बढ़ गई कि एक फैक्ट्री में उन्हें उत्पादन करना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्हें एक बड़ी सी फैक्ट्री लेनी पड़ी। उनका अच्छा दिन आ चुका था। उन्होंने पेड़ों के बीच एक सुंदर सा बंगला बनवाया। अपने सपने को सच होते देखना उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। इसी दौरान उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अभिजीत। अब उनका परिवार खुशहाल और पूरी तरह से व्यवस्थित था। तभी पूर्णिमा की मां उम्र बढ़ने के कारण होने वाली बीमारी से मारा गया, जो एक स्वाभाविक नॉर्मल मौत था। जब अभिजीत 10 साल का हुआ तो उनके बेटी पायल का जन्म हुआ। पायल के जन्म के बाद उनके बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगे। आलोक ने तब एक स्वेटर और कंबल बनाने की नई फैक्ट्री खोली, जहां से पूरी देश में उनके उत्पादित स्वेटर और कंबल बेचा जाने लगा। उनका कारोबार तब बहुत ही फैल चुका था। अब आलोक चाचा हमेशा काम में व्यस्त रहता था और पूर्णिमा सुबह स्कूल में रहती और बाकी समय बच्चों के साथ बिताती। ये परिवार बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक थे। पूर्णिमा आंटी हर दिन 2 बार पूजा करते थे और पूजा के दौरान वो 2 घंटों तक पूजा घर से बाहर ही नहीं निकलते। इस माहौल का असर बच्चों पर भी हुआ और वो भी पूजा पाठ में रुचि रखने लगे। तभी उनकी दादी यानी कि आलोक के मम्मी भी उनके साथ रहने लगे। उनका उम्र भी हो चुका था और वहाँ का नेचर उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा था। इसीलिए पूरा फैमिली फैसला किया उन्हें यही रखना ठीक रहेगा। सब कुछ शांत और खुशहाली में चल रहा था। 1918 का समय। तब अभिराज 20 साल और पायल 10 साल की हो चुकी थी। इस समय तक आलोक चाचा के मालिक का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके बेटा ललित उनके साथ आलोक चाचा का रिश्ता पहले की तरह ही मजबूत बना रहा। जब पायल छोटी थी तो पूर्णिमा आंटी स्कूल जाते समय उसे ललित के पत्नी मालवी के पास ही छोड़ जाती थी। पायल उनके घर में ही उनके निगरानी में रहता। दोपहर का खाना वो वहीं खाती और फिर शाम को पूर्णिमा आंटी के साथ वो घर वापस आती। इन दोनों परिवारों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। जब भी मालवी कुछ अच्छा बनाती थी हमेशा अभिजीत और पूजा के लिए ले आती थी। दोनों बच्चों से उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि दोनों को ही उन्होंने बचपन से पाला था। पूर्णिमा तो ज़्यादा देर स्कूल और बेकरी में ही व्यस्त रहता। मालवी ने अपने दोनों बेटों के साथ इन दोनों बच्चों को भी बचपन से पाला था और वो दोनों मालवी के साथ रहना ही ज़्यादा पसंद करता था। उसी साल 1918 को आलोक चाचा और उनके परिवार ललित के घर उनके छोटे बेटे के जन्मदिन के पार्टी में शामिल हुए। वहाँ सबने मिलकर बहुत मजा किया, खूब खाना पीना हुआ और एक अच्छा समय बिताने के बाद सभी अपने घर लौट आए। लगभग कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा को अचानक तेज बुखार हो गया। ये लगभग 15 दिन तक चला। धीरे धीरे उनकी तबीयत तो ठीक हुई, लेकिन वो अब पहले जैसी ऊर्जावान नहीं रही। धीरे धीरे पता नहीं क्यों पूर्णिमा आंटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। उनका खाना पीना अचानक कम हो गया। कभी स्कूल जा पाती तो कभी नहीं। यहाँ तक कि घर में ठीक से खाना भी नहीं बना पाती थी तब वो। ऐसे में घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी अभिजीत के ऊपर आ पड़ी। वो अपने पढ़ाई से समय निकालकर घर का काम करता, मम्मी का देखभाल करता और साथ ही दादी का भी सेवा करता। पायल उस वक्त बहुत ही छोटी थी, लेकिन जितना हो सके वो भाई की मदद करने की कोशिश करती। मालवी आंटी भी तब उन्हें पूरी मदद करती थी। कभी खाना बना देना तो कभी पूर्णिमा को डॉक्टरों के पास ले जाना। पूरा परिवार तब आंटी का ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। अब तो वो अपने हाथ से खुद खाना तक नहीं खा पाती थी। चलना फिरना भी धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो गया। कई सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन कहीं भी
कोई भी बीमारी सामने निकल के नहीं आई। जब भी कहीं कोई अच्छे डॉक्टरों के बारे में उन्हें पता चलता, परिवार उन्हें तुरंत वहां लेकर जाता। इन सब परेशानियों के बीच अभिजीत की तबीयत बिगड़ने लगी। मालवी आंटी, जो कि इस घर के हालात को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित थी, उन्होंने तब आलोक चाचा से बात की और उन्हें सलाह दी पूर्णिमा की देखभाल के लिए किसी को रख लेना चाहिए। इसके बाद एक 40 साल की महिला कौशल्या को घर के काम और आंटी के देखभाल के लिए रखा गया। कौशल्या बहुत ही अच्छी इंसान थी। जब से वो इस घर में आई, उन्होंने इसे अपने ही घर मान लिया। घर का सारा काम, आंटी और दादी का देखभाल, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। लेकिन अफसोस, पूर्णिमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों में ही उनकी देहांत हो गई। तब परिवार पर दुखों की पहाड़ टूट पड़ा। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूर्णिमा अब नहीं रही। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। इस हादसे ने आलोक चाचा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो गहरे सदमे में चले गए और धीरे धीरे उन्हें नशे का लत लग गया। जो इंसान पहले सिर्फ काम और परिवार के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था, वही अब अपने परिवार को सहन नहीं कर पा रहा था। काम धाम सब कुछ छोड़कर दिन भर घर में बैठकर शराब पीना और बच्चों को गाली गलौज करना, यही उनका रोज का रूटीन बन चुका था। हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब वो गुस्से में कभी काम करने वाले आंटी पर तो कभी बच्चों पर भी हाथ उठाने से कतराते नहीं थे। कौशल्या आंटी ये सब सहते हुए भी उस परिवार के साथ खड़े रहे। उन्हें 2 बच्चों और दादी से बहुत ही ज़्यादा लगाव बन चुका था। धीरे धीरे अंकल के इस लत ने बिजनेस को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। चारों फैक्ट्री में लगातार दिक्कतें आने लगी, लेकिन अंकल को अब इन सब चीज़ों से कोई भी परवाह नहीं था। ना तो वो फैक्ट्री जाते, ना ही बिजनेस में कोई दिलचस्पी लेते। मजबूर होकर अभिजीत को ही अब बिजनेस संभालना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह था, इतने कम उम्र में चारों फैक्ट्रियों का भार संभालना, ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन एक 22-23 साल का लड़का इतना बड़ा जिम्मेदारी अचानक उठाना उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। ऐसे में अंकल का पुराना दोस्त ललित ने आगे बढ़कर अभिजीत का हाथ थामा। अभिजीत किसी तरह सब कुछ संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक अंकल की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। शराब की अत्यधिक सेवन ने अंकल के लिवर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। अब उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी थी। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली उनके भाई के पास ले जाया गया। वहाँ उन्हें बेहतर इलाज मिला और धीरे धीरे अंकल की तबीयत अब सुधरने लगी। इस दौरान उनके शराब की आदत भी पूरी तरह से छूट गई थी। लेकिन 6 महीने बाद जब अंकल घर लौटे तो कुछ ही दिनों में वो फिर से नशा की शिकार हो गए। अब अभिजीत भी तंग आ चुका था। बिजनेस में लगातार घाटा, घर में पापा का अत्याचार, इन सब ने उसे पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया। पायल भी इन सब चीज़ों से पूरी तरह से सहम चुका था। अब घर में रहने का मन किसी को भी नहीं करता था। पायल ज़्यादातर मालवी के घर में ही अपना समय बिताने लगी और अभिजीत फैक्ट्री में ही सारा दिन रहता। घर में तब सिर्फ पापा, दादी और कौशल्या आंटी रहती थी। कुछ ही महीनों बाद अंकल की तबीयत फिर से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें तब हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन इस बार वो जिंदगी से हार गए। उनकी भी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे परिवार को टुकड़ों में तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक अध्याय। अंकल के मौत के बाद से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। अब रात के समय घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता। घर में सिर्फ दादी, अभिजीत और पायल रहती थी, जबकि कौशल्या आंटी रात में खाना बनाने के बाद अपने घर चली जाती थी। अभिजीत का ये बंगलो पहाड़ों के बीच बना था। ये काफ़ी बड़ी इलाकों में फैला हुआ था। घर के बाहर था एक बड़ा सा बगीचा जिसमें था ढेरों तरह के फूले। बगीचा से निकलते ही मिलेगा आपको मेन गेट और गेट के पास बना हुआ था एक बड़ा सा झरना। घर चारों तरफ से ऊंची ऊंची पेड़ों से घिरा हुआ था जो रात में
छोटा जंगल जैसा लगता था। मेन गेट के बाद था एक छोटा सा सड़क जो पहाड़ों में ऊपर की ओर जाती थी। अब रात में जब अभिजीत और पायल खाना गर्म करते तो उन्हें हमेशा ये महसूस होता कि कोई बच्चा घर में दौड़ रहा है। घर के बाहर बगीचे में जैसे कोई छुप कर उन्हें देख रहा है। पहले कुछ दिन तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन पायल धीरे धीरे इन सब चीज़ों से डरने लगी। अभिजीत उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन एक अनजाना डर उसके अंदर भी चुप कर बैठा हुआ था। जब पायल ने ये बात कौशल्या आंटी को बताई तो उन्होंने इसे मन का वहम कहकर पूरी तरह से टाल दिया। उन्होंने कहा, रात में अकेले रहने से तुम लोगों को ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे दादी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वो हमेशा अभिजीत से कहते कि तुम लोग चाचा के पास चले जाओ, लेकिन अभिजीत अपने पिता की बनाए हुए इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसके पापा ने इस घर को और इस बिजनेस को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया था और उसे अब ये सब कुछ संभालना चाहिए, ना कि सब छोड़ के भाग जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में ये घर सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि एक डरावना कैद खाना बन जाएगा। अब धीरे धीरे घर के अंदर भी अजीब घटनाएं होने लगी। बंद कमरों से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। हर रोज रसोई में आधी रात को बर्तन गिरने लगता, लेकिन जब जाके देखा जाता तो ना ही कमरों में कोई होता ना ही रसोई में, फिर भी बर्तन ज़मीन में गिरा मिलता। ये सब देख के पायल बहुत ही ज़्यादा डर जाती, जबकि अभिराज के अंदर भी एक अजीब सा डर तब चुपके से बैठा रहता। लेकिन वो अपने बहन की हिम्मत के लिए हमेशा खुद को मजबूत बनाए रखता। जब कौशल्या आंटी को रोज पायल ये सब बताता था तब उन्होंने एक दिन रात में रुकने का फैसला किया। लेकिन अजीब बात यह था, जिस रात वो वहाँ रुकती उस रात कुछ भी नहीं घटता था उन लोगों के घर में। इन्हीं बीच अविनाश की 2 स्वेटर फैक्ट्री बंद होने के कागार पर पहुंच गई। बाजार में उसके ऊपर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका था। चारों फैक्ट्रियों को संभालना अब उसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन वो बेकरी फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा दोनों मिलके बहुत मेहनत से खड़ा किया था। कर्ज चुकाने के लिए वो दोनों स्वेटर फैक्ट्री को अपने पिता की दोस्त ललित को बेच देने का फैसला किया। लेकिन फिर भी बाजार में उसका काफ़ी ज़्यादा उधार बाकी था। आलोक अंकल की पुरानी पहचान की वजह से लोगों ने उसे थोड़ा और वक्त दिया कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हालात सुधरना चाहिए था वो और भी ज़्यादा बिगड़ने लगा। घर में अब रात को अजीब आहटें और भी ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। दिन में कर्ज की चिंता और रात में इस अजनबी डर ने अभिजीत को पूरी तरह से तोड़ दिया। आर्थिक हालत पूरी तरह से उन लोगों का बिगड़ चुका था, लेकिन अपने बहन और दादी के लिए वो सब कुछ सह जा रहा था। एक रात अचानक दादी की कमरों से तेज चीखें सुनाई दी। अभिजीत और पायल डर के मारे कांप उठे। जब वो दादी के कमरे की ओर गए तो देखा दादी बिस्तर से नीचे गिरी पड़ी थी। उनके सर से तेजी से खून बह रहा था। अभिजीत ने तब तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। उसके पास इलाज के लिए पैसा तक नहीं था, लेकिन फिर ललित ने उनकी मदद की। उन्होंने तब सारा खर्चा उठाया। किसी तरह सबने मिलकर दादी की जान बचा ली। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि दादी अब बोल नहीं पाती थी, सिर्फ इशारों में बातें करती और चलने फिरने के लिए व्हील चेयर ही उनका सहारा बन गई। बाजार में कर्ज बढ़ता जा रहा था। अब तो मजदूरों को भी तनख्वाह देने का पैसा अभिजीत के पास नहीं रहता था। आखिरकार हार मानते हुए अभिजीत ने अपनी बेकरी के 2 फैक्ट्री को भी बेचने का फैसला किया। फिर से ललित ने वो 2 फैक्ट्री खरीद ली। अब बाजार में उसका सारा कर्ज चुकता हो गया। लेकिन अभिजीत अब अपनी ही बेकरी फैक्ट्री में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करने लगा। जो परिवार कुछ दिन पहले तक इलाके का सबसे अमीर परिवार था, अब वो ही खाने के लिए तरसने लगा। लेकिन कम से कम उनके पास रहने के लिए एक बंगला था। खाने के लिए हर दिन मालवी आंटी उन दोनों के लिए खाना भेजा करती थी। कौशल्या आंटी अब उनके घर में
और काम तो नहीं करती थी, लेकिन उन दोनों बच्चों से उनका अलग ही लगाव थी। वो कभी कभी उन दोनों बच्चों से मिलने आ जाती थी और उनके लिए खाना भी लाती थी। फिर एक दिन अचानक सुबह दादी का निधन हो गया। रात में सोते हुए उन्होंने प्राण त्याग दी, लेकिन उनके आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत ही डरावना कुछ देखा हो। दादी की मौत की खबर सुनकर अभिजीत की चाचा संतोष उनसे मिलने आया। उन्होंने कहा अब वो इन दोनों बच्चों को अपने साथ गांव ले जाएगा, क्योंकि अब ये घर उनके अकेले रहने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस समय तक अभिजीत और पायल पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने चाचा को खूब अपमान किया। दोनों ने कहा तुम सिर्फ इस घर को हड़पना चाहते हो, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ना ही तुम्हें इस घर को हड़पने देंगे। ये घर ही सिर्फ मेरे मम्मी पापा की एक आखिरी निशानी है। चाचा तो ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, वो भी उनसे जो कभी उनसे बेहद ही ज़्यादा प्यार करता था। उस दिन संतोष अंकल के दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वो चुपचाप दुखी मन लेकर अपने गांव लौट गए। लेकिन इस घर में कुछ ऐसा था जिससे अब भी हर रात यहाँ अजीब घटनाएं घटती रही। तब भी दोनों भाई बहन अकेले यहीं रहने लगे। दादी के गुजरने के कुछ हफ्तों बाद ही एक सुबह घर के बाहर भाग दौड़ मच गई। अभिराज ने फांसी लगा ली थी। कौशल्या आंटी जब ये खबर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। घर के बाहर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमी थी। जब पायल को अंदर ले जाया गया तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गई। पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन ललित अंकल और मालवी आंटी ने सब कुछ संभाल लिया। पायल की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आखिरी बार वो अपने भाई को देख भी नहीं पाई। अभिराज की अंतिम संस्कार कर दिया गया और पायल को ललित और मालवी अपने साथ अपने घर लेके चला गया। इसके बाद कई महीनों तक किसी ने भी पायल को नहीं देखा। एक दिन कौशल्या आंटी को उसकी याद आई। पायल अब मालवी के घर में रहती थी, जो उसके पुराने घर से 20 मिनट के दूरी पे ही था। जब कौशल्या आंटी पायल से मिलने वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया। ललित के घर वालों ने उन्हें जोर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। उस समय कौशल्या आंटी कुछ भी नहीं कर सके। वो निराश होकर अपने घर वापस लौट आए। लेकिन दिल में तब एक अजीब सा डर सहम गया था। उन्हें हर दिन पायल की चिंता लगी रही थी। इसके बाद करीब 4 महीने बीत गए। एक दिन दोपहर को 1 बजे जब कौशल्या आंटी काम से घर लौटे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर पायल बैठी हुई थी, लेकिन ये पायल वो पायल नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी जो एक रानी की तरह पला बढ़ा था। लेकिन आज एक गंदी फटी पुरानी फ्रॉक पहनी हुई बच्ची उनके घर के बाहर बैठी थी। चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काला गहरा गड्ढा, होंठ सूखकर पूरा सफ़ेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों तक भूखी प्यासी हो। कौशल्या आंटी इसे देखकर अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी पायल ने धीरे से कहा, आंटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बस इतनी सुनते ही कौशल्या आंटी की आंखों से आंसू भर आई। उन्होंने उसे अंदर बैठाया और खाना परोसा। पायल भूख से तड़प रही थी। जब वो खाने लगी तो वो धीरे धीरे उसने अपने साथ हुए क्रूरता का खुलासा किया। ललित अंकल और मालवी आंटी ने उसे एक नौकरानी बना दिया था। उससे बर्तन धुलाया जाता, सफाई करवाया जाता। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे बेरहमी से मारा जाता। घर में सभी के लिए अच्छा खाना बनता, लेकिन उसके लिए सिर्फ दाल चावल, वो भी आधा पेट। कभी अगर वो कुछ अच्छा खाने की जिद करती तो उसे खाना झूठा करके उसके सामने फेंक दिया जाता और उसे कहा जाता उठा के खा ले। सोने के लिए उसे सीढ़ी के नीचे फर्श पर एक पतले कंबल दिया जाता। ठंडी के मौसम में जब सब गर्म रजाई में सोते तब वो ठंड में ठिठुरता।
ये सब सुनकर कौशल्या आंटी के रोंगटे खड़े हो गए। जिस इंसान ने इस बच्ची को बचपन से ही अपने बेटी की तरह पाला था, जिसके घर में कभी भी अगर कुछ अच्छा बनता तो सबसे पहले इस लड़की पायल के लिए रख दिया जाता, जो हर मुश्किल में अभिजीत और पायल के साथ खड़ी रहती, आज वो इंसान इन लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकता था। कौशल्या इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्हें तब ऐसा लगा पायल के लिए उन्हें कुछ करना जरूरी था। आप खुद सोचिए, एक 12 साल की बच्ची जिसने अपनी जिंदगी रानी की तरह बिताई थी, जिसने अपनी पूरी फैमिली को अपने आंखों के सामने खत्म होते देखा, क्या वो इस सदमे से टूट नहीं चुकी होगी? लेकिन फिर पायल ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पूरे कहानी को एक अलग मोड़ पे ला खड़ा किया। पायल ने कहा, एक दिन मैंने देखा कि मालवी आंटी के घर में जो सबसे कोने वाला कमरा है, जो हमेशा बंद रहता था, वो उस दिन अचानक खुला हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गई, मैं डर के मारे चीख पड़ा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो खुद पायल ने बताया था। फर्श पर लाल रंग का एक बड़ा सा स्टार बना हुआ था। चारों तरफ उसके ढेर सारे नींबू पड़े थे। एक कोने में इंसानी खोपड़ियाँ रखी थी। कई मरे हुए पंछियों की लाशें वहाँ पे बिखरी थी। बीच में पड़ा था 5 बकरों का सर जो सूख चुका था। पायल ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मालवी दौड़ते हुए नीचे आई और गुस्से में पायल को घर से बाहर खींचकर ले गई। उस दिन उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा था। उस दिन के बाद से हर रात एक बच्चा उसे बुलाने लगता था। जब वो सोती तो अजीब सपने आता। सपनों में वो देखती कि वो एक गहरी खाई के सामने खड़ी हुई है और कुछ देर बाद वो वहाँ से कूद जाती है। सुबह उठता तो उसके शरीर पर नाखूनों के लाल लाल निशाने बनी होती। ये सब कुछ उसने कौशल्या आंटी को बताया। अब कौशल्या आंटी सब कुछ समझ चुकी थी। उसके ऊपर कुछ बहुत ही गलत हो रहा था, लेकिन पायल इन सब चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी, मुझे वापस मत भेजो, मुझे मेरे अंकल के पास भेज दो। लेकिन दिक्कत ये थी कि पायल अपने अंकल की पता नहीं बता सकता था। उसे मालूम ही नहीं था अंकल का एक्चुअल पता। बस इतना मालूम था कि वो पटना में कहीं रहते थे। अब कौशल्या आंटी ने पक्की ठान ली कि वो पायल को अपने पास ही रखेंगे। उन्होंने अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से पायल के अंकल की पता ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अगली सुबह बाहर हंगामा मच गया। पायल ललित के घर से गायब थी। ललित और उसका परिवार पूरे इलाके में उसे ढूंढने लगे, लेकिन अब सच सामने आ चुका था। वहाँ के लोग समझ ही गए थे कि ये मामला कुछ और ही है। जो लोग जानते थे पायल कौशल्या के घर में छुपा हुआ है, वो भी ये तमाशा देख रहे थे। लेकिन फिर एक खौफनाक घटना घटी। कौशल्या आंटी रात में अपने एक बेटी और पायल को लेकर के बिस्तर में सो रहा था। फर्श पर अंकल और उनका बेटा सोया हुआ था। सुबह जब आंटी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और पायल बिस्तर में नहीं थी। घर में कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। अब सबका होश उड़ चुका था। कैसे एक लड़की रात को अचानक गायब हो सकती है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने से, और किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जब सुबह पड़ोसियों को ये पता चला तो हर कोई पायल को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब मोहल्ले वालों का गुस्सा फूट पड़ा। वो ललित के घर पर लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। पुलिस भी आई, लेकिन ललित ने तो एक दिन पहले ही पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, इसीलिए पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कौशल्या आंटी और मोहल्लों के लोग भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। अगर वो लोग कहते पायल एक दिन पहले उन लोगों के पास था, तो वो वहीं पे सब फंस जाते। इसीलिए वो लोग तब वहाँ से चुपचाप भाग गए। इस घटना के बाद करीब 25 दिन बीत गया। आखिरकार कौशल्या आंटी ने राशन ऑफिस से पायल के अंकल यानी कि संतोष का गांव ढूंढ निकाला। उन्होंने एक चिट्ठी भी उन्हें लिखकर भेज दी, लेकिन तभी और एक दर्दनाक घटना सबके सामने आई। खाई के पास एक 12 साल की बच्ची की लाश मिली थी। ये लाश और किसी का नहीं
पायल की थी। जब ये खबर फैली तो मोहल्ले में मातम छा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उसकी मौत सिर्फ एक दिन पहले हुई थी, यानी कि वो पूरे 25 दिन तक जिंदा थी। लेकिन सवाल ये था कि कहाँ। गांव वालों का गुस्सा तब ललित और मालवी पर फूट पड़ा। लोग पत्थर लाठियां लेकर उनके घर के तरफ भागे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से इस भीड़ को संभाल लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एक आत्महत्या करार दिया गया और केस कुछ ही दिनों में बंद हो गई। लेकिन गांव वालों का गुस्सा तभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी कौशल्या आंटी को पायल की एक बात याद आई। पायल ने कहा था, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं खाई से कूद रहा हूँ, और अब यही सच हो चुका था। लेकिन पायल 25 दिन तक कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ने लगा और ठीक 30 दिन बाद पायल के अंकल संतोष मेघालय पहुंचे। जब संतोष अंकल कौशल्या से बात की तो वो पूरी तरह से टूट पड़े। वो अंदर ही अंदर खुद को बहुत ही ज़्यादा कोस रहे थे। उन्हें बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए था। अगर उस दिन वो जोर जबरदस्ती बच्चों को अपने साथ ले जाता तो शायद आज ये दिन उन्हें देखना ही नहीं पड़ता। कौशल्या आंटी ने तब उनके सामने कुछ राज खोला। आपकी भाई की मौत साधारण नहीं थी। मालवी ने पूरे परिवार के ऊपर काला जादू किया था। अंकल ने तब हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला ये सब? कौशल्या ने बताया, मुझे पूजा ने बताया था। उसके बाद जब पूरे मोहल्ले वालों ने उन पर नज़र रखना शुरू किया तब उन लोगों के ऊपर सबको शक होने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अंकल चौंक कर फिर से उन्हें पूछा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो भैया का शुभचिंतक थे। उनके पापा ने ही तो मेरे भाई को यहाँ पे पाला था। वो लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब कौशल्या आंटी ने कहा, आप उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए। हमें तो वो लोग घर में घुसने ही नहीं देता, पर शायद आपसे वो लोग बात करेगा। अंकल तुरंत ललित के घर पहुंचा। उन्होंने उनसे अच्छे तरीके से बात की, अपना दुख भी जताया। उन्होंने कहा, हमें तो कुछ भी नहीं पता चला। जब पता चला तब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। अंकल को तभी पता चला कि अभिराज ने ललित को सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक कि खुद का घर भी। वो लोग पूजा को अपने बेटी की तरह रखते थे, लेकिन वो उस सदमे को सहन नहीं कर पाया और फिर कहीं अचानक गायब हो गई। उन्होंने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और जब मिला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वो लोग ऐसे दिखा रहा था जैसे इस घटना से वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अंकल तब दुविधा में पड़ गए। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, उन्हें तब समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तब निराश होकर फिर से अपने गांव लौट गए। गांव लौटने के बाद आखिर उन्हें जानना था कि उनके भाई के साथ आखिर क्या हुआ था। क्या हुआ था उस पूरे फैमिली के साथ। पूजा आखिर 25 दिनों तक कहाँ गायब थी। लेकिन ये सब जानने में काफ़ी समय लगने वाला था। संतोष ने काफ़ी सोच विचार करा, काफ़ी लोगों से बातें की। तब उसे पता चला, जब इस घटना में काला जादू का जिक्र आया है तो इसका जवाब भी उसे मिल सकता है काला जादू के अंदर ही। उन्होंने ढूंढते हुए एक साधक का खोज पाया जो सिद्धियों में पारंगत थे। जब उन्होंने उस साधक को उस घटना के बारे में बताया तो साधक ने एक ही बात कहा, इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें उन दोनों घर की मिट्टियाँ लाना होगा, एक तुम्हारे भाई की घर की और दूसरे ललित के घर की। इन्हीं मिट्टियों में से रहस्यों का जवाब मिल सकता है। कुछ ही दिनों बाद संतोष अंकल एक बार फिर मेघालय गए। कौशल्या से मदद मांगी। साधक ने कहा था कि दोनों घरों की मिट्टी चाहिए होगी, तभी असलियत सामने आएगी। कौशल्या ने तब किसी तरह दोनों घरों की मिट्टी ला कर दी, लेकिन शक के चलते संतोष चुपचाप कौशल्या के घर की भी मिट्टी उठा ली, जो कौशल्या आंटी को तब पता ही नहीं चला। जब अंकल साधक के पास वापस पहुंचे तो साधक हैरान रह गए। उन्होंने मिट्टी की जांच करते हुए कहा, इस परिवार पर सच में काला जादू किया गया था और वो कोई सामान्य तंत्र नहीं था।
वो बेहद ही खतरनाक आदिवासी तंत्र किया है, जिसके वजह से चारों आत्माएं अब उस घर में कैद हो चुकी है। और ये सब किया था ललित के बीवी मालवी ने। अंकल ये सब सुन के हैरान रह गए, लेकिन साधक ने यह भी कहा, मैं ऊंचे मार्ग की साधक हूँ, इस काला तंत्र में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर आपको इस आदिवासी तंत्र के बारे में और भी ज़्यादा जानना है या फिर इससे छुटकारा पाना है तो आपको आसाम के मायांग जाना पड़ेगा। वहीं एक साधक है जो इस तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है और वही आपकी एकमात्र मदद कर सकती है। पूरे सच्चाई जानकर अंकल पूरी तरीके से टूट चुके थे। जिस परिवार पर उसके भाई ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही उनके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा था। अंकल अपने भाई को तो बचा नहीं पाया था, लेकिन उनके आत्मा को मुक्त करना अब उनका जिम्मेदारी बन चुका था। अगले दिन ही अंकल अपने गांव लौटे, पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़ा मायांग के लिए। मायांग आसाम के गुवाहाटी से करीब 40-45 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ गांव है, जहां आदिवासी तंत्र का अभ्यास किया जाता था। अब मैं यहाँ आज से करीब 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। आज ये सब खत्म हो चुका है वहाँ। तो जब संतोष वहाँ पहुँचा और सीधे उस तांत्रिक के पास गए जिसके बारे में साधक ने उन्हें बताया था। अंकल ने उस तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने गौर से सब कुछ सुना, लेकिन तभी उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधक ने जो बताया वो सब सच है, मैं तुम्हें और क्या मदद कर सकता हूँ? अंकल ने तब शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं मानता हूँ ये सब सच है, लेकिन ललित और उसके बीबी ने ऐसा क्यों किया और पायल 25 दिनों तक कहाँ गायब था? क्या हुआ था उसके साथ, ये मुझे जानना है और सिर्फ आप ही है जो मुझे इस सच्चाई को बता सकते हैं। तांत्रिक ने तब कुछ देर सोचा, फिर अंकल को गांव के बीचों बीच बना एक तालाब के किनारे लेके गया। ये जगह थोड़ा अलग था। तालाब के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था और तालाब के दूसरी ओर एक घना जंगल शुरू हो रहा था। समय था तब दोपहर का और वहाँ कोई भी इंसान नहीं था, ना ही पंछियों की कोई चहल पहल। पूरा माहौल एकदम रहस्यमय और डरावनी, वो भी दोपहर के समय। तांत्रिक ने अंकल के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ा, फिर खुद पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अंकल से दोनों घर की मिट्टियाँ मांगी। अंकल ने जैसे ही उन्हें मिट्टियाँ दी, तांत्रिक ने ज़मीन पर कुछ निशाने बनाना शुरू किया। फिर मिट्टियों के कुछ दाने लेकर उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बिड़बिड़ाने लगा। कुछ ही देर में तालाब की पानी धीरे धीरे हिलने लगी। हवा में एक अजीब सा सरसराहट होने लगा, जैसे कोई बड़ी जीव पानी के ऊपरी सतह पे आ रहा हो। जंगल के उस पार से लेकर तालाब के इस छोर तक कुछ रहस्यमयी हरकतें महसूस हो रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पानी का हिलना तब रुक चुका था। करीब 1 घंटे तक तांत्रिक वहां बैठे ध्यान करते रहे। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और अंकल को इशारा किया कि चलो यहाँ से। दोनों वापस तांत्रिक के घर पहुंचे। तांत्रिक के घर में एक अलग सा कमरा था जहाँ पूजा पाठ होता था। अंकल को वहाँ बैठाया गया और तांत्रिक ने धीरे धीरे सच्चाई बताना शुरू की। तांत्रिक ने सबसे पहले पूछा, तुम्हारी भाभी पहाड़ी थी ना? अंकल ने जवाब दिया, हाँ वो मेघालय में ही रहती थी। तांत्रिक ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा भाभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, यानी कि बहुत धार्मिक इंसान थी ना वो? अंकल ने बोला, हाँ वो रोज 3-4 घंटा पूजा करती थी। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, इसीलिए उसको नुकसान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। तुम्हारे भाभी के ऊपर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद था, यानी कि उसके सर पर किसी दिव्य शक्ति का हाथ था। तुम्हारे भैया के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हारे भाभी के वजह से। अंकल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ शादी के बाद ही मेरे भैया का जिंदगी बदलने लगी थी। तांत्रिक ने बोला, हाँ सब कुछ तुम्हारे भाभी के वजह से ही था। ये सब करीब 10 से 12 साल पहले शुरू हुआ था। तुम्हारे परिवार पर कई बार तंत्र क्रिया की गई थी, लेकिन तुम्हारे भाभी की दिव्य शक्ति के कारण
कोई असर उन्हें तब नहीं हुआ। मालवी ने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिर तांत्रिक ने धीरे से बताया, जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे भाभी के ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, तब उसने उस पर एक खतरनाक पहाड़ी तंत्र किया कि ये इतना खतरनाक होती है कि इसे हर तांत्रिक नहीं कर सकता। जब ये क्रिया की गई तब तुम्हारे भाभी की उस दिव्य शक्ति ने उसे रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। भाभी के मौत के बाद तुम्हारे परिवार पर कोई भी सुरक्षा नहीं बची थी। फिर सब धीरे धीरे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से टूटते ही चले गए और एक समय आकर सबकी मौत निश्चित हो गई। अंकल की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तांत्रिक से पूछा, क्यों? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो सबका मदद ही करते थे, सबका भला चाहते थे। भैया तो हमेशा कहता था, जो कुछ भी है सब कुछ मेरे मालिक का आशीर्वाद। तो फिर उनके साथ यह अन्याय क्यों हुआ? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, जलन। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ लालच और ईर्ष्या की वजह से था। वो लोग तुम्हारे भाई की सफलता से जलते थे। ललित के पापा ने जो परिचिति बनाई थी वो तुम्हारे भाई के वजह से खत्म होने लगा था। उनका बिजनेस खत्म हो रहा था तुम्हारे भाई के वजह से ही। ललित के बीवी ने काला जादू किया क्योंकि तुम्हारे भाई की तरक्की और खुशहाली उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा तुम्हारे परिवार को ये सब मिलना नहीं चाहिए था। बाहर से कोई आकर यहाँ इतनी तरक्की कर ले, ये उन्हें मंजूर नहीं था। उसने तुम्हारे परिवार को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की ठान ली थी ताकि वो सब कुछ अपने नाम कर सके, सबको यहाँ से हटा सके, ताकि जो परिस्थिति उनके बाप के समय था वही वो फिर से ला सके। और ये सब तभी पॉसिबल होता तुम्हारे भाई के फैमिली को रास्ते से हटाना। अंकल ये सब सुन के पूरी तरह से टूट गए। उनके भरोसे का खून हुआ था। अंकल ने तब गुस्से में कहा, लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है। उन्हें जो सब चाहिए सब कुछ मिल चुका है। अच्छाई का मौत हो गया। तभी तांत्रिक ने सर हिला के कहा, नहीं, घर अभी भी तुम्हारे भाई और उनके परिवार के आत्माओं से बंधा हुआ है। वो अभी भी वहाँ पे कैद है। अभिजीत ने सब कुछ तो बेच दिया लेकिन उसने घर नहीं बेचा। अंकल ने तब हैरानी से पूछा, कैद है का क्या मतलब? उन्हें क्या मुक्ति नहीं मिला? तांत्रिक ने कहा, नहीं, उन्हें कैद करके रखा गया है। इससे ज़्यादा मैं अभी और कुछ नहीं बता सकता। अंकल ने तब रोते हुए आवाज़ में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भैया, भाभी और माँ को मुक्ति दिला दो। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, मैं उन्हें मुक्ति तो दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। 3 दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त है। उस दिन हम एक बड़ा सा यज्ञ करेंगे। फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तब तक तुम आसाम लौट जाओ, किसी होटल में रहो और इंतज़ार करो 3 दिनों तक। मैं यहाँ सब कुछ तैयार रखूँगा। दुखी होकर अंकल वापस लौट आए आसाम। तांत्रिक को उस दिन उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था। उन्हें इन सब चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन हालत ने उन्हें पूरी तरह से मजबूर कर दिया। अब उन्हें तांत्रिक पे यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 दिन बाद संतोष अंकल फिर पहुंचे मयांक। तांत्रिक ने कहा, आज रात मैं तुम्हारे भैया और परिवार को उस घर से मुक्त करूंगा। तुम बस इंतजार करो रात का। अंकल उस दिन भर गांव घूम रहे थे। हर गली, हर कोने में उन्हें एक अजीब सी रहस्यमयता महसूस हो रही थी, जैसे ये गांव किसी दूसरे ही दुनिया का हिस्सा हो। दिन बीत गया, रात हुई। जैसे ही अंधेरा गहराया, गांव के माहौल पूरी तरह से बदल गया। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे डर किसी कोने में छुपा बैठा हो। करीब 12 बजे तांत्रिक अंकल को लेके नदी के उस पार उस जंगल पे लेके गए। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और घना अंधेरा था। दूर दूर से लोमड़ी और कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सूखे पत्तियों पर पैर पड़ते ही जो खड़खड़ाहट होती, वो भी तब डरावना लगने लगा। तांत्रिक के हाथ में एक लंठन और अंकल के पास था एक टॉर्च। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते रहे।
कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर देखा जिस पर लाल धागा और सिंदूर चढ़ा हुआ था। तांत्रिक ने पत्थर के सामने प्रणाम किया और उसके नीचे बैठ गए। उसने अंकल को भी वहां बैठने के लिए कहा। तांत्रिक ने अपने साथ लाए सामान को निकाला, कुछ मोमबत्तियां जलाई और अंकल के माथे पर मंत्र पाठ करते हुए कुछ सिंदूर लगा दी। फिर उसने अंकल से उसके भैया और भाभी की कुछ जानकारी पूछने लगी। थोड़ी देर बाद मंत्र उच्चारण शुरू हुआ और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। फिर तांत्रिक ने एक छोटा सा हवन शुरू किया। सब कुछ तब तक शांति चल रही थी। हवन शुरू हुए करीब 15 मिनट ही हुआ होगा, अचानक पैरों में से अजीब सी चिल्लाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बंदर पैरों में से कूद रहा हो। अंकल डर के मारे उठने ही वाले थे कि तांत्रिक ने उसे फिर से बैठा दिया। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ देखने लगे। फिर तांत्रिक ने कहा, मालवी को पता चल गया है कि हम उन आत्माओं को मुक्त कर रहे हैं। अब वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं जो करना नहीं चाहता था अब मुझे वही करना पड़ेगा। तांत्रिक उस पत्थर के पास गया और हाथ जोड़कर कुछ बिड़बिड़ाने लगा। फिर उसने अपने बैग से मछली, शराब, मांस और एक फूल निकाला। सब कुछ उस पत्थर के पास रखकर उसने फिर से तंत्र क्रिया शुरू कर दी। ये सब लगभग 2 घंटे तक चला। फिर उसने हवन फिर से शुरू की और जैसे ही हवन खत्म हुई उसने मछली, मांस, शराब और उस फूल को दूर कहीं पर फेंक दिया। जैसे ही उसने वो फेंका, सूखी पत्तियों पर से किसी की दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई उसे उठाने गए हो। रात के अंधेरे में चारों ओर अचानक गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। चारों ओर से ठंडी हवाएं तब चलने लगी थी। तांत्रिक ने अंकल से कहा, चुपचाप बैठे रहो, जो भी हो जाए। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने फिर से पत्थर के सामने प्रणाम किया और अंकल से भी झुकने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू किया। धीरे धीरे वो लोग वहाँ से उठने लगे। चारों ओर तक घना अंधेरा था। लोमड़ी और कुत्ते की आवाज़ें चारों ओर से आ रही थी। दोनों धीरे धीरे जंगल में चलने लगे। जब वो लोग जंगल से बाहर आए तो सुबह के 4 बज चुके थे। आसमान में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। चारों ओर पंछियों की चहल पहल गूंजने लगी थी। दोनों गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहे। गांव पहुंचते ही तांत्रिक के घर में आकर अंकल को थोड़ा राहत महसूस हुआ। वो तब तक बेहद थक चुके थे। तांत्रिक ने उसे पानी पिलाया और कहा, थोड़ा देर सो जाओ, सुबह तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। अंकल तब रात के उस डर से उभर नहीं पाया था, लेकिन उन्हें यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। सुबह करीब 10 बजे अंकल की नींद खुली। उठकर उन्होंने देखा तांत्रिक पूजा में लगे हुए थे। अंकल ने फ्रेश होकर नाश्ता किया, जो तांत्रिक के घर वालों ने उन्हें करवाया। नाश्ते के बाद तांत्रिक ने उन्हें पूजा वाले कमरे पर बुलाया और रात की घटनाओं के बारे में उन्हें विस्तार से बताने लगे। तांत्रिक ने बोला, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ये सब करीब 10 से 12 साल पहले शुरू हुआ था और इसके पीछे मालवी का ही हाथ है। पहले उसने जो तंत्र साधना की थी वो बेहद ही सामान्य थी, इसीलिए तुम्हारे भाभी और उनके परिवार पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का कृपा था। लेकिन जब मालवी को ये बात पता चली तो उसने पहाड़ी तंत्र सिद्ध करना शुरू कर दी। इस विद्या को पूरी तरह से सिद्ध करने में उसे काफ़ी समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने एक अच्छेरी आत्मा को अपने बस में कर लिया। उस आत्मा के जरिए उसने तुम्हारे भाभी को मारा और बाकी परिवार को भी बंधन में डाल दिया। तांत्रिक ने और बताया, अच्छेरी आत्मा पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है। ये एक बच्चे की आत्मा होती है और ये बहुत ही ताकतवर भी होती है। इन्हें अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बड़े से बड़ी काम करवाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि काम पूरा होने के बाद उन्हें मुक्त कर देना होता है। लेकिन मालवी ने यहीं पर एक गलती कर दी। उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसने उसे 5 आत्माएं दे दी। जब मैं उन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की तो मालवी को इसका आभास हो गया
और उसने हमें तब रोकने की कोशिश की। अगर मैं सिर्फ तुम्हारे भैया और भाभी को छोड़कर रुक जाता तो वो अचेरी हमें भी तब नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए मैंने उस अचेरी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया मालवी के जंगल से। अब तुम्हारा भैया भाभी और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, अब वो अचेरी मालवी के पीछे पड़ी रहेगी। उसने जो तंत्र अधूरा छोड़ा अब वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें जल्दी से जल्दी गया जाकर पिंडदान करना होगा ताकि तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से शांति मिल जाए और मालवी कभी भी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अंकल ने यह सब सुनकर तुरंत तैयारी शुरू कर दी। दोपहर का खाना खाने के बाद तांत्रिक को साथ लेकर वो लोग गया के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने में उन्हें पूरे 1 दिन लग गए। गया में तांत्रिक ने जरूरी विधि करवाई और पिंडदान करवाया। तांत्रिक ने पुष्टि की, अब तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अब मालवी की हालत बहुत ही जल्दी बिगड़ने वाली है। अंकल का बदला लेने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन तांत्रिक ने बताया उन्हें मुक्त करने के लिए ये करना बेहद ही जरूरी था। अब मालवी के साथ वही होने वाला है जो उसने उस अचेरी से करवाया था। इस सब के बाद अंकल अपने गांव लौट आए और समय धीरे धीरे बीतता गया। करीब 1 साल बाद उन्हें मालवी के बारे में कौशल्या से खबर मिली। उनके बड़े बेटे की फैक्ट्री से घर लौटते समय गाड़ी समेत खाई में गिर के उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मालवी पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसे आया पहला हार्ट अटैक, जिसके वजह से उसका एक तरफ लकवा मार गया था। इसके बाद समय बीतता गया। संतोष अंकल उन लोगों का हर एक खबर लेता था। फिर पता चला उनका कारोबार भी धीरे धीरे घटने लगा और एक समय आकर सब कुछ बंद हो गया। छोटा बेटा सब कुछ बेचकर सारा पैसा लेकर शहर चला गया, मम्मी पापा को यहीं छोड़कर। माता पिता तब किराए का एक छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर हो गए। कुछ ही महीनों में ललित की भी मौत हो गई और मालवी बिस्तर में पड़ा पड़ा तड़पता रहा। कोई भी उसका मदद नहीं करता था। आखिरकार उसका लाश घर में सड़ने लगा और तभी गांव वालों को पता चला उसके मौत के बारे में। गांव वालों ने ही मालवी का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उसके छोटे बेटे के साथ क्या हुआ है ये तो किसी को नहीं पता। जैसा तांत्रिक ने कहा था, अंकल का घर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उसे अभिराज ने किसी को भी नहीं बेचा था, इसीलिए उस घर को मालवी का बेटा बेच ही नहीं पाया। कई सालों तक वो घर बंद पड़ा रहा। फिर संतोष अंकल ने उस घर को उस स्कूल को दान कर दिया जहां उसका भाभी पढ़ाया करती थी। अब वो घर एक अच्छी स्कूल बन चुकी है जहां बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले आज भी इस घटना को नहीं भूल पाए। ये कहानी उनके दिलों में आज भी एक डर और रहस्य की गहरी छाप छोड़ गई। एक फैमिली जिनसे सभी प्यार करते थे, वो लोग लालच और जलन के वजह से खत्म हो गए। यही था इस कहानी की पूरी दास्तान जिसे विक्रम भाई ने हमें भेजी है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि विक्रम भाई और भी ऐसी सच्ची घटनाएं हमें भेजे ताकि हम उन्हें आपको सुना सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप कहीं से सुने हैं और वो सबको सुनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई जान सके असली डर, असली भूतिया कहानी ठीक कैसा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं आप इस कहानी को, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।